स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम देखेंगे फोर्स एंड टार्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क पर जो फोर्स एक्ट होता है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल है। और डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है कि एक सिस्टम होता है और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और स्मॉल डिस्टेंस पर ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। तो F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई। ये अब ये डाइपोल है हमारा। अब इसको हम किस डायरेक्शन में रख रहे हैं? थीटा एंगल पर रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। ये प्लस चार्ज है और ये हमारा माइनस चार्ज है। तो देखिए कि प्लस चार्ज पर फोर्स जो है वो एक फोर्स एक्ट करता है, या यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और निगेटिव चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फोर्स प्लस प्लस वाला चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज पर। तो प्लस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट किया along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट किया निगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में एक्ट किया। अब ये फोर्स, तो अब नेट फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा। तो इसको हम ले लेते हैं इस तरह से। आइए, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू क्रॉस 2a प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पर रखा गया है। तो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल लिया जाता है वो थीटा होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारा डाइपोल था और डाइपोल ये 2a है यहाँ से यहाँ तक, और ये माइनस क्यू चार्ज और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज। तो फोर्स जो हुआ ये डाइपोल मोमेंट हमारा होगा क्यू आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स ये डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इन आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड लेना है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये हमको P मिल गया, P इक्वल टू क्यू क्रॉस 2a। तो यार थीटा इज एंगल बिटवीन P क्रॉस C। तो आइए, ये एंगल हम लोग देख ही लिए थे। अब ये फोर्स F1 इक्वल टू क्यू ई। F1 पर फोर्स क्यू ई एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज along डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ए फोर्स F2 माइनस क्यू ई एक्ट नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। Hence F1 and F2 are equal magnitude but opposite direction. The net force अब कितना होगा? नेट फोर्स F1 प्लस F2। F1 को हम ले लेते हैं कितना? प्लस क्यू ई, और F2 है हमारा माइनस क्यू ई। तो ये हमारा कैंसिल आउट हुआ, देन हमको मिला F नेट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फोर्स हमको मिल गया F नेट इक्वल टू 0। अब टार्क ऑन डाइपोल हम देख लेते हैं। टार्क का मतलब कि टार्क हमारा जो होता है वो इतना होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F होता है, और यहाँ पे इसको हम लिखते हैं R F साइन थीटा। ये साइन थीटा होता है R इंटू एफ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R साइन थीटा इंटू एफ, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ, ये R और एफ साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिखा था R परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इंटू एफ। तो टार्क हमारा इतना होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है।
आइए इसको देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल एंड डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F2 इन अपोजिट बट लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। दे मेक फोर्स ऑफ कपल रेस्टोरिंग फोर्स ट्राई टू रोटेट डाइपोल along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ये कि देखिए कि जो हमारा F1 फोर्स है और F2 फोर्स है, क्या है कि मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, बट जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो दोनों के डिफरेंट होती है। दोनों के डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक फोर्स यहाँ पे ऐसे है, ये सपोज करें कि एक फोर्स यहाँ पे है, एक हो, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन ये यहाँ पे फोर्स है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर, इसका, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों फोर्स जो मिलकर फोर्स ऑफ कपुल बनाते हैं और इसी को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स या टार्क। ट्राई, और जो टार्क एक्ट होता है ट्राई टू रोटेट डाइपोल along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये दोनों टार्क जो होता है कि डाइपोल को रोटेट करता है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या करने का प्रयास करता है, ट्राई टू रोटेट डाइपोल along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखें कि हमको फाइंड करना है टार्क। तो टार्क ये फोर्स यहाँ पे है प्लस चार्ज पर और ये फोर्स हमारा निगेटिव। तो टार्क को हम लोगों ने देखा कि आर परपेंडिकुलर और एफ था। आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा वो है, ये वो पॉइंट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो अब यहाँ से हम आपको थोड़ा सा इस तरह से समझा देते हैं कि देखिए ये हमारा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लेते हैं, और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा डाइपोल है। अब ये डाइपोल है और ये हमारा ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये देखें। और ये प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज आप लेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ये हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा। और जो हमारा F2 फोर्स होगा यहाँ पे लग रहा है, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये सॉल्विंग जो होती है हमारी, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ये लेना निकालना है। इस जगह पर ये हमारा थीटा एंगल है। डाइपोल के डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो चार्जों के बीच में, वो हम मान लेते हैं कि 2a है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ठीक है। अब इतने को यहाँ पे हमको फाइंड करना है इस जगह पर। तो देखें यहाँ पे थीटा एंगल है, ये है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये है और ये हम इस डायरेक्शन में कर लेते हैं, और ये थीटा एंगल, ये थीटा है। तो अब इस डायरेक्शन में होगा ए कास थीटा और इस डायरेक्शन में होगा ए साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका हाइपोटेनियस और इसमें, तो ये साइन थीटा आपका रिलेशन निकल जाएगा, इसको निकालना। और इस पर बेस पर हमेशा कास थीटा होता है, तो हम इसको ले लेंगे कास थीटा। तो ये हमको मिल गया ये साइन थीटा। अगेन जो होता है कि अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब इसके लिए एंगल यहाँ पे है, तो देखें अगर ये कौन सी एंगल होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो अब यहाँ पे थीटा हमको मिल गया, क्योंकि ये थीटा है तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और यहाँ पे थीटा, ये हम क्या माने ये। तो अब थीटा यहाँ पे, तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिखेंगे ये कास थीटा और इसको लिखेंगे ये साइन थीटा। तो ये हमको मिल गया, देखें यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ये भी ये साइन थीटा है और ये भी हमारा क्या है, ये इतना।
तो ये टोटल जो डिस्टेंस हमको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस वो कितना मिला है, 2a साइन थीटा। इसलिए कुछ आथर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट लिख देते हैं ये साइन थीटा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, बट दोनों को अलग अलग हम निकाल लेते हैं। तो टाउ वन हमको मिला आर परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर ये साइन थीटा क्यू ई है। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं टी टू आर परपेंडिकुलर या इसको हम लिख देंगे ए साइन थीटा क्यू ई। ये हमारा ए साइन थीटा क्यू ई हो गया। नेट टार्क जो होगा दोनों को ऐड कर देते हैं, टाउ वन प्लस टाउ टू, तो ये हमको मिलेगा टाउ ए साइन थीटा क्यू ई प्लस ए साइन थीटा क्यू ई। तो ये हो गया टाउ नेट इक्वल टू 2a साइन थीटा क्यू ई। तो टाउ बराबर क्यू क्रॉस 2a, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, और ये साइन थीटा क्यू। अब यहाँ पे ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, ये 2a है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो अभी हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम P लिख लेंगे, देन हमको मिल जाएगा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा का मीनिंग हो गया हमको कि P क्रॉस E। अब E क्रॉस P भी हो सकता है, P क्रॉस E भी होता है। डायरेक्शन चेक करेंगे टाउ वन का टाउ टू का। तो देखिए कि जो डाइपोल हमारा ऐसे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, ये डायरेक्शन था। अब यहाँ पे ऐसे था, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था F1, और यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में, ये हमारा ये चार्ज यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पे है। तो F1 जो टार्क अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, F2 जो टार्क अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो F1 और ये हो गया हमारे F2। तो जो टार्क अप्लाई कर रहा है F1 इस डायरेक्शन में, F2 आपका इस डायरेक्शन में। तो देखें टाउ वन का डायरेक्शन जो हुआ, टाउ वन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और टाउ टू का डायरेक्शन जो हुआ वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेट टार्क हमारा हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज हो रहा है। ये भी नेट टार्क हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये तो टार्क हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड। अब P क्रॉस E का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखें कि P क्रॉस ए का मीनिंग ये हुआ कि इस तरह से हमारा P है और ये है, ये इसको हम P सपोज कर लेते हैं, इसको E सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रखकर इसको, और P के डायरेक्शन में, तो P के डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कराएं। तो ये थंब को अगर ध्यान दें तो थंब हमारा इनवर्ड है, तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी देखिए कि P को हम इस डायरेक्शन में E के डायरेक्शन में वो करें, तो जो वेक्टर टाउ होगा वो इनवर्ड होगा। तो इसी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा वेक्टर हो रहा है। तो P क्रॉस E का भी डायरेक्शन वही है जो टाउ का है। देयरफॉर हम E क्रॉस P नहीं लेंगे, P क्रॉस E लेंगे। इसी को हम इस रूप में A क्रॉस B के रूप में देखते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा n कैप, where n cap is normal unit vector perpendicular to the plane containing A and B। तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो सिमिलरली टाउ का भी डायरेक्शन हमको उसी तरह से देखना है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमने ले लिया P, ये हो गया हमारा और ये हो गया। अब देखिए कि P को E के डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कराते हैं, तो टार्क का डायरेक्शन हमारा पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहाँ पे स्क्रू रख के आपको रोटेट कराएं इस तरह से, ऐसे रोटेशन कराना है, तो P E के रोटेट करेंगे। तो जो हमारा पेचकस होगा उसकी जो जो उसका टिप जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन होगा टाउ का। तो टाउ का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये होगा द डायरेक्शन ऑफ टार्क इज परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड, प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड हो गया। अब आते हैं डिस्कशन, हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो डिस्कशन में फर्स्ट डिस्कशन होगा कि हमारा थीटा जीरो, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है। तो टाउ किसके प्रोपोर्शनल है? साइन थीटा के। इसका मतलब कि अगर टार्क और थीटा के बीच ग्राफ खींचे तो हमको साइन वेव मिलेगा। तो यहाँ से हम ग्राफ खींचते हैं। इस पर हम किसको ले लेते हैं? थीटा। और इस पर हम ले लेते हैं टाउ को। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ खींचेगा कि ग्राफ, ये ग्राफ होगा और ये होगा। तो यहाँ से ये हो गया और ये हो गया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस पी ई, और ये जो मिलेगा माइनस पी ई, ये हमारा माइनस पी ई होगा और ये हमारा प्लस पी ई होगा। तो देखें कि ये साइन वेव होगा और टाउ और थीटा के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो। अब हम सेकंड लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। तो इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हमको क्या करना है कि पहले हम ये इक्विलिब्रियम की मीनिंग समझेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं सिचुएशन, कंडीशन लेकर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारा थीटा जीरो हो तो डाइपोल क्या होगा। तो देखिए थीटा जीरो मतलब एफ नेट इक्वल टू जीरो। तो ये तो ऑलवेज, हमेशा जो होता है डाइपोल को, आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन में रखें तो उस पर नेट फोर्स जीरो ही होगा। और किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो बॉडी हमारी होती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब अगर टार्क देख ले तो टार्क हमारा था पी ई साइन थीटा, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो टार्क भी हमारा जीरो होगा। और किसी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट टार्क जीरो हो तो ऑब्जेक्ट जो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। अब अगर कोई बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो तो बॉडी जो होती है कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमने देखा कि देखिए थीटा, हम लोग पहले क्या रखे थे कि ये हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पे हम टार्क रखे थे ऐसे थीटा एंगल पर। जब थीटा को हमने जीरो कर दिया तो ये डाइपोल हमारा, ये डाइपोल को हम ऐसे रखे थे थीटा एंगल पर, इस तरह से रखे थे। और डाइपोल जब हमारा थीटा जीरो कर लिए तो डाइपोल हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। अब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो फील्ड के अपोजिट। तो अब ये क्या हो रहा है कि इस पर भी एक फोर्स एक्ट इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में। तो दोनों इस तरह से फोर्स इसको खींच रहे हैं। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे, तो डिस्प्लेस कर फोर्स खींच कर इसको फिर अलाइन कर देंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फिर ऐसे डिस्प्ले, फिर अलाइन कर दिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फिर ऐसे किए, फिर ये इस तरह से अलाइन। तो ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर लेगा। तो ये हमारा कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। फिर इसको हम इस डाइपोल को इस तरह से रोटेट कराते हैं, इस डाइपोल को रोटेट कराते हैं तो क्या होगा देखिए कि जब डाइपोल को हम रोटेट कराए तो यहाँ का फोर्स इस तरफ टार्क लगाए और यहाँ का फोर्स इस तरफ, तो रेस्टोरिंग टार्क यहाँ पे एक्ट करने लगता है। और ये टार्क डाइपोल को अलाइन कर देता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आइए, वेयर इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ये रेस्टोरिंग टार्क एक्ट ऑन द डाइपोल, ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम हमारे टू टाइप के होते हैं, स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में जब थीटा हमारा जीरो हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आइए इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा देते हैं, तब हम अनस्टेबल वाला देखेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे टू टाइप के हुए, एक हमारा इक्विलिब्रियम हुआ स्टेबल और दूसरा जो हुआ वो हो गया अनस्टेबल। स्टेबल का एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और अनस्टेबल को भी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक स्फीयर है हमारे पास और हॉलो स्फीयर है, और इसके अंदर हम एक दूसरा स्फीयर ले लेते हैं, इसके इनवर्ड में एक दूसरा स्फीयर ले लेते हैं। और ये स्फीयर जो हमारा है
ये स्फीयर इसके अंदर है। जब हॉलो स्फीयर को बड़े वाले स्फीयर को रोटेट कराएंगे तो ये स्फीयर क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा, कहेगा भैया हम हटेंगे नहीं, हम जहाँ है वहीं रहने दो। तो ये थोड़ा सा इधर से उधर तो होगा, बट अपने पोजीशन को नहीं चेंज करेगा, ये पोजीशन इसका यहीं बना रहेगा। तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आप रोटेशन इसको कराते रहिए, लेकिन ये भाई साहब अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, अपने जगह पर इधर से उधर हिलकर डुलकर वहीं पे बने रहेंगे। अब आते हैं अगला अनस्टेबल का। तो यहाँ पे देखिए, अब इस स्फीयर को हम निकाल कर इसके टॉप पर रख देते हैं, टॉप पर, और जब इसको रोटेट कराते तो भाई साहब एक के बार चित्त दे गिर जाएंगे। तो ये, तो एक बार जब गिर जाएंगे तो फिर तो ऊपर जाएंगे नहीं। तो ये अपना पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो जो पहला सिचुएशन था वही तो हम लोग देख रहे थे कि जब थीटा हमारा 0 था तो इसको आप क्या करके इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, इसको रोटेट करा दिया तो रेस्टोरिंग टार्क इस पर रिएक्ट करने लगा था। तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब आते हैं अनस्टेबल का। तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो तब क्या होगा। तो देखें, थीटा हमारा 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री पर टार्क कितना होता है, टाउ इक्वल टू होता है पी ई और साइन 180। और 180 का मतलब पाई, अगर साइन के साथ पाई लगा हो, 2 पाई लगा हो, 3 पाई लगा हो, 4 पाई लगा हो, 6 पाई लगा हो, इवन 100 पाई हो, उसकी वैल्यू 0 होती है। ये आप कंसेप्ट ध्यान रखें। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। फोर्स तो हमारा 0 है, नेट फोर्स तो ऑलवेज 0 होता है हर पोजीशन में। टार्क भी 0 हो गया, तो फिर बॉडी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में हुई। लेकिन ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें फोर्स हमारा कैसे एक्ट कर रहा है। कि पहले हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है, अब पहले ऐसे रखे थे कि ये हमारा पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। अब 180 पर रोटेट करा दिया इसको, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव। अभी हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और निगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड के अपोजिट में निगेटिव चार्ज क्या, सॉरी, निगेटिव चार्ज होता पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होता है, और प्लस चार्ज पर जो फोर्स होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। यानी जो टार्क पर फोर्स लग रहा है ऐसे लग रहा है, दोनों ओर से ऐसे इसको सैंडविच की तरह से दबा रहे हैं, इस तरह से दबा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या अपने पोजीशन पर बना रहेगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा, वही देखना है। अगर डिस्टर्ब हो गया तो अनस्टेबल, डिस्टर्ब नहीं हुआ तो स्टेबल। तो आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देखें कि अब इस डाइपोल को हमने इस तरह से थोड़ा सा अपने पोजीशन से हमने चेंज किया। ये हमारा निगेटिव चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है। तो आप देखिए निगेटिव पर जो फोर्स एक्ट किया वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और प्लस पर इस डायरेक्शन में। तो प्लस वाला इसको इधर खींच लेगा और निगेटिव वाला इसको इधर। तो डाइपोल का जो निगेटिव सिरा इधर आ गया और पॉजिटिव सिरा इधर आ जाएगा। यानी डाइपोल जो होता है डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि निगेटिव तो हम इधर रखे थे, पॉजिटिव इधर रखे थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि वो डाइपोल को एलाइन करने का प्रयास करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये टेंडेंसी होती है कि वो एलाइन करने का प्रयास करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टार्क एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कहलाएगा अनिश्चल, क्योंकि टार्क हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब थीटा हमारा 90 डिग्री का हो जाए, तो थीटा 90 होगा, उस कंडीशन में फोर्स तो हमारा 0 ही होना है। अब ये चेक करना है टार्क। तो टार्क हमारा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हमारा 1 हो गया। टार्क हमारा मैक्सिमम होगा, यानी इस कंडीशन में टार्क, अब इधर फोर्स इधर लग रहा है इस तरफ, और इधर ये लगा रहे हैं, दोनों इसको मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं ये इस पर, तो मैक्सिमम टार्क लगता है। अब आते हैं हम लोग पीरियड्स ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पीरियड्स ऑफ डाइपोल देखना है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो अब इसको हमको डाइपोल को कथक नृत्य कराना। नृत्य, नृत्य का मतलब कि ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन जब करेगा तो इसका पीरियड होगा। तो ऑसिलेशन कैसे करेगा वो हमको देखना है। तो देखें कि जब डाइपोल को हम क्या करें कि जो पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। अब डाइपोल को जब हम ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये तो टार्क हमारा रेस्टोरिंग टार्क इस तरफ एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है, और हम इसको अपोजिट टार्क, एक्सटर्नल टार्क दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल टार्क इस डायरेक्शन में, और कौन सा, रेस्टोरिंग टार्क इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, ऐसे जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो क्या होगा, इसका पीरियड होगा, वो पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए कि हमने टार्क को थीटा एंगल पर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल टार्क लगाकर डिस्टर्ब कर दिया। अब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा, आपका रेस्टोरिंग टार्क। तो रेस्टोरिंग टार्क इसको इधर लाने का प्रयास करेगा, एक्सटर्नल टार्क इसको इधर लाने के लिए। तो ये भाई साहब कथक नृत्य करने लगेंगे। तो ये हो जाएगा एक डाइपोल डिस्प्लेस, यहाँ पे डिस्प्लेस लिख दे, थीटा एंगल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टाउ कितना हो गया, माइनस, ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल टार्क है, माइनस पी साइन थीटा। अब टाउ मैक्स, बिकॉज रेस्टोरिंग टार्क अपोजिट टू एक्सटर्नल टार्क। तो अब यहाँ पे जो हमारा रेस्टोरिंग टार्क है वो एक्सटर्नल टार्क के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव ली है। अब हमारा थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और टाउ होता है, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे आपका लीनियर एक्सीलरेशन होता है उसी तरह से ये होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी है तो इसको हम लिख देंगे डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे हम ले लेंगे कितना, ये ओमेगा की वैल्यू लेना है, तो ओमेगा की वैल्यू होगी डी थीटा अपॉन डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हो गया। तो टाउ इक्वल टू इतना, अब आप इसको रखिए, तो आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी थीटा। अब आई को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी ई अपन आई थीटा। ये इसको ओमेगा हम सपोज कर लेते हैं। अब ये देखें कि डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, अब इसको आप इस तरफ लाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर और थीटा इक्वल टू जीरो। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये शो हो गया कि जो हमारा डाइपोल है वो क्या करेगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो इसका पीरियड होगा वेर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन आई। अब इसी को हम लिख सकते हैं 10, मोशन ऑफ डाइपोल इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ, टी इक्वल टू टू पाई अपन ओमेगा इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई अपन ओमेगा। ये हमारा पीरियड्स निकलेगा। अब आते हैं डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर फोर्स लगता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसमें डाइपोल पर फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे द फोर्स ऑन द टू चार्जेस will not be equal and opposite, and as such a net force would act on a dipole। देखिए जो F1 और F2 फोर्स थे हमारे डाइपोल को जब हमने यूनिफॉर्म में रखा था तो वहां पे इक्वल एंड अपोजिट थे। अब यहाँ पे इक्वल तो इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे, इस कारण से डाइपोल पर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स होगा। और ये फोर्स कैसे होगा, फर्स्ट अगर डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए टार्क तो हमारा जीरो होगा, बट ये क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज,
अब फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, और पी का डायरेक्शन वही है जो ई का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इन पर फोर्स लगेगा और फोर्स होगा along द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल, जिधर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ नेट इज along द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। अब इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि अगर P हमारा E के एंटी पैरेलल हो, तो एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो देखिए कि यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज, यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज, तो एंटी पैरेलल की E का डायरेक्शन इधर, P का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज है, नेट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा along द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, फील्ड जिधर डिक्रीज करेगी उधर होगा, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आते हैं कि अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो यह जो फोर्स एग्जर्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो होगा पी डी ई अपॉन डी आर, वेर डी ई अपॉन डी आर इज फील्ड ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं फील्ड ग्रेडियंट। अब फील्ड ग्रेडियंट पर ही इस फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा। अगर फील्ड ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव हो तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पी के डायरेक्शन में होगा, यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। अगर डी अपॉन डी आर निगेटिव हो तो पी का डायरेक्शन जो होगा वो एफ के एंटी पैरेलल होगा, यानी पी जिस डायरेक्शन में होगा एफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा हुआ। अब निकाल लेते हैं फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, तो फोर्स बिटवीन टू डाइपोल निकाल लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे आइए, द फोर्स बिटवीन टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे बिटवीन देम। अब देखें कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है तो इनके बीच जो कोलम्बियन फोर्स एक्ट करता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। और इसका मतलब कोलम्बियन फोर्स डायरेक्टली फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r², और जो हमारा ये होता है डाइपोल के कारण जो फोर्स होता है 1/r4। यानी इसके बीच 2 पॉइंट चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस हम डबल कर दें तो फोर्स हमारा कितना टाइम कम हो जाएगा, 2² 1/4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। अगर टू डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम डबल कर देते हैं तो 1/2 पावर कितना, ये 4 है तो 2 पावर 4, तो 1/16 टाइम डिक्रीज कर जाएगा फोर्स में। तो यहाँ पे ये फोर्स था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 टाइम। अब यहाँ पे टू डाइपोल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। और ये कैलकुलेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द लोकेशन ऑफ P2 ड्यू टू P1 इज, आप देखिए कहना क्या चाहते हैं, ये आपका है डाइपोल, एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया, ये हमारा P2 है, तो अब ये हमारा P1 है, तो ये एक्सिस है हमारी, ये एक्सिस है, तो P2 क्या है, P1 के एक्सिस पर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकाल चुके हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इतना होता है 2kp/r³, या k को कॉमन लिया 2p1/r³, और इसी को हम लिख सकते हैं k का मतलब 1/4πε0 2p1/r³। अब ये तो E हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे फील्ड ग्रेडियंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब R के रिस्पेक्ट से हमको इसको 1/r³ को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखें d/d/r, और R पर हम ये ले लेते हैं x, और फार्मूला बेसिक फार्मूला x पावर n का होता है n, x पर n-1 होता है, तो n हमारा आगे आ रहा है, तो r पर क्यूब है, तो ये r, तो ये 3 आपका आगे आएगा, -3 होगा, और इसमें से -1 कम -4 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा इतना K2P1 -3 -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इतना होगा,
ये फोर्स। अब फील्ड ग्रेडियंट हमारी क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो अभी हम बताएं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पी और ई के अपोजिट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग। फोर्स ऑन P2 पर फोर्स F2 होगा, और किसके कारण, P1 के कारण। तो F2 P2 डी अपॉन डी आर आई कैप along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, इसलिए लिया है। इस वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ले रहा है। अदर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लेना चाहें तो लें, ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको लिखें तो बेस्ट रहता है। अब P2 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। डी अपॉन डी आर हम लोग फाइंड कर चुके हैं फील्ड ग्रेडियंट, तो फील्ड ग्रेडियंट हम लिख लेते हैं। फोर्स P2 और फील्ड ग्रेडियंट K 6P1 अपॉन आर पर 4, ये हमारा निकला था। अब यहाँ पे इसको हम फोर्स को ये जो निगेटिव साइन था वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो डायरेक्शन हम लोग लेंगे, यहाँ पे आप आई कैप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये F2 हमको मिला, इसका मैग्नीट्यूड हुआ K 6P1 P2 अपॉन आर पर 4, यानी टू डाइपोल के बीच जो फोर्स लगा इतना हुआ। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, क्योंकि पहले ही देख लीजिए डी अपन डी आर हमारा निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन इसका होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक डाइपोल एक पर फोर्स लगाए तो दूसरा वाला भी लगाएगा। तो दूसरा वाला कितना लगाएगा, F1 = -F2, न्यूटन थर्ड लॉ है। अब ये F1 का डायरेक्शन जो होगा F2 के अपोजिट है। अगर F2 हमारा इस तरफ है तो F1 हमारा इस तरफ होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।